हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रिया पवार अगेन। गाइस, कल हमने फॉरेस्ट मैन्योरेशन या वन क्षेत्र मिति पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक है रिमोट सेंसिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको डायग्राम के थ्रू बता दूंगी कि ये जो रिमोट सेंसिंग है ये काम कैसे करता है। उसके बाद ही हम प्रॉपर जो थ्योरी है इसका पढ़ेंगे, और थ्योरी पढ़ने के साथ साथ में लेक्चर के एंड में हम इससे रिलेटेड एमसीक्यू भी करेंगे, जिससे जो टॉपिक्स छूट गए हैं, जो टेक्निकल टर्म्स है वो हमारे कवर हो जाए। वो जो ऑब्जेक्टिव होंगे वो मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाऊंगी। ये लेक्चर थोड़ा बड़ा होने वाला है, बट ये टॉपिक आज ही ख़त्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिमोट सेंसिंग। तो रिमोट सेंसिंग होता क्या है, देखिए, सन से जो रेज आती है या सूर्य से जो किरणें आती है, ठीक है, वो अलग अलग जो सरफेस है उसके ऊपर पड़ती है, सतहों पे पड़ती है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, आपको दिख रहे हैं पेड़, पेड़ के साथ साथ आपको ग्रास दिख रही है, पानी दिख रहा है, बेस सॉइल दिख रही है, ठीक है। साथ ही साथ में आपको क्या दिख रहा है, ये बिल्डअप एरियाज दिख रहे हैं, जैसे बिल्डिंग्स एक्सेट्रा दिख रही हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट की या अलग अलग जो भी पदार्थ होते हैं उनकी टेंडेंसी ये होती है कि वो अपने तरीके से उस लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्ट करते हैं या उनका परावर्तन करते हैं, ठीक है। तो ये जो लाइट है यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ जाएगी, ये इसी को कहते हैं रेडिएंट रेडिएशन, ठीक है। ये जो रेडिएशंस है वो रिफ्लेक्ट होंगे, रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो हमारी जो सैटेलाइट्स होती हैं उनके द्वारा इनको रिसीव किया जाएगा, ठीक है। ये जो सैटेलाइट है ये इन सिग्नल को रिसीव करेगी। रिसीव करने के बाद जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में जो विद्युत चुंबकीय जो वेव्स रहती हैं, ठीक है, उसके हिसाब से बैंड के अनुसार उसको सेपरेट करेगी, और अलग अलग सतहों के अनुसार उसको सेपरेट करने के बाद अब ये जो अलग अलग रेडिएशंस है, इन रेडिएशंस को, ठीक है, सैटेलाइट रिसीव करेगा अलग अलग सरफेस से, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अनुसार अलग अलग बैंड के अनुसार उसको सेपरेट करने के बाद उसकी अलग अलग इमेज डेवलप होगी, ठीक है। ये बैंड्स में सेपरेट करने के बाद में फिर एक रिसीवर रहता है, वहाँ पर इसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। अब ये जो रिसीवर है जो कि यहाँ कहाँ होगा, अर्थ के कहीं स्टेशन में होगा, ठीक है। जो भी इससे रिलेटेड जो ऑब्जर्वर स्टेशन है वहाँ पर ये रेडिएशन से ट्रांसमिट करेगा और हमको जो सैटेलाइट की इमेजिंग है वो मिल जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से हमारा किस चीज़ का काम होता है, जो आप जीपीएस सुनते हैं, ठीक है, जीपीएस एक्सेट्रा भी इसी टर्म पे काम करता है। सो रिमोट सेंसिंग नथिंग बट क्या होगा, सैटेलाइट के थ्रू मॉनिटर करना, सैटेलाइट के थ्रू कहीं की भी इमेज को एक्वायर करना, पाना, और ये होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मदद से। चलिए अब इसके बारे में जो टर्म्स है, जो टेक्निकल टर्म्स है, अगर आप मेंस लिखते हैं या आप मतलब ऐसे कोई एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाले हैं जिसमें आपको लिखना पड़ता है, तो वहाँ पर आपको क्या टर्म्स यूज़ करने हैं और कैसे आप आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी मिलेंगे। साथ ही साथ अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऑब्जेक्टिव पेपर दिला रहे हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न अगर आपके में आ रहे हैं, तो उनको भी कैसे सॉल्व करना है ये सारा कुछ हम देखेंगे। चलिए सबसे पहले थ्योरी देख लेते हैं। गाइस, ये मेरे नोट्स हैं, मैंने खुद बनाए हैं इन नोट्स को, और कोशिश यही है कि इजीली मैं बनाऊं ताकि इजीली आपको सब चीज़ समझ में आ जाए। तो रिमोट सेंसिंग को हिंदी में कहते हैं सुदूर संवेदन। क्या कहते हैं, सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग। अब सबसे पहले इसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या ये इस तरीके से हमको बताना है कि ये रिमोट सेंसिंग क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है, ये क्या है, एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत पृथ्वी की संपूर्ण जानकारी या अर्थ की कंप्लीट इंफॉर्मेशन हमको पानी रहती है, ठीक है। हमारा ये लक्ष्य रहता है कि हम पृथ्वी के बारे में या अर्थ के बारे में जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, संपूर्ण जानकारी है, उसको प्राप्त करें बिना उस स्थान पर पहुंचे, विदाउट रीचिंग दैट प्लेस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि रिमोट सेंसिंग क्या है, तो ये एक प्रक्रिया है या एक प्रोसेस है, याद रखिएगा, जिसकी मदद से हम अर्थ की संपूर्ण जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं, पृथ्वी की कंप्लीट इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकता है बिना उस स्थान पे पहुंचे या विदाउट रीचिंग दैट प्लेस। ओके, अब बात करते हैं कि जो
रिमोट सेंसिंग है, ये सुदूर संवेदन है, उसके सिद्धांत क्या है, ये किस प्रिंसिपल पे ये काम करता है। ठीक है, तो सुदूर संवेदन या रिमोट सेंसिंग का जो सिद्धांत है उसमें सबसे पहले ये काम होता है कि जो टारगेट है, ऑब्जेक्ट है, ये सरफेस है, मतलब लक्ष्य है, वस्तु या सतह है, ठीक है, उसको डिटेक्ट करना या डिटरमाइन करना। ठीक है, उसको डिटेक्ट करना या डिटरमाइन करना, उसके बारे में खोज करना या उसको विभेद्य करना, ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आप डिटेक्ट या डिटरमाइन क्यों करेंगे या खोज या विभेद्य क्यों करेंगे, ये करना है आपको जो भी रेडिएंट एनर्जी, ठीक है, जो भी रेडिएंट एनर्जी रिफ्लेक्ट की जा रही है उस ऑब्जेक्ट, सरफेस या मटेरियल के द्वारा। ठीक है, तो आप मतलब अगर आपको किसी टारगेट या ऑब्जेक्ट के बारे में पता करना है तो आप कैसे पता करेंगे? पता करने का एक ही साधन है, क्योंकि सन से या सूर्य से हमको ऊर्जा मिल रही है, वो ऊर्जा बाद में फिर से रिफ्लेक्ट होती है, उसका परावर्तन होता है। वो परावर्तन के कारण से ही आप क्या करेंगे, उस जो रेडिएंट एनर्जी है, उस जो एमिट की गई है, ठीक है, उसके द्वारा आप क्या करेंगे, उसको सैटेलाइट के थ्रू रिसीव कर सकते हैं, रिसीव करने के बाद उसको वापस से ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको रेडिएंट एनर्जी बताया था, रेडिएंट एनर्जी को हिंदी में कहते हैं ऊर्जा प्रतिबिंब। ठीक है, अब इन जो ऊर्जा प्रतिबिंब ये रेडिएंट एनर्जी है, इसको अलग अलग रिकॉर्ड करना होता है। अब ये कहाँ से हो गया, अब ये एमिट हो गई है किसी एक सरफेस या सतह के द्वारा, इसको परावर्तित किया गया है। तो परावर्तित करने के बाद इनकी अलग अलग बैंड होगी। ठीक है, अलग अलग बैंड्स में ये डिवाइडेड होती हैं, और ये बैंड किस में पाए जाते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में अलग अलग बैंड्स पाए जाते हैं, और उन बैंड्स के अकॉर्डिंग ही इसको सेपरेट किया जाता है या अलग किया जाता है। अब बात करते हैं सेकंड। पहला हमने प्रॉपर्टी देख ली कि इसका सिद्धांत क्या होगा, कि कोई भी सतह से जो भी परावर्तन होगा उसके बाद सैटेलाइट के द्वारा इसको रिसीव किया जाएगा अलग अलग बैंड के अनुसार, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में। ठीक है, अब किस पर निर्भर करता है, ये किसी पदार्थ की विशेषता पर निर्भर करता है। किस सतह से जो भी सतह से परावर्तन हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिस भी सरफेस से रिफ्लेक्शन हो रहा है, उसकी रुक्षता या उसकी रफनेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस पे डिपेंड करता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जैसे आपको सबको पता है कि अगर एक प्रकाश की किरण यही मान लीजिए ये प्लेन है, ठीक है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस इज नॉर्मल। ये सब हम बहुत पहले से पढ़ते आए हैं, जब भी हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं, प्रकाश के परावर्तन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये जो यहाँ पर लाइट आई, इसको क्या कहते हैं हम, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, थीटा आई, और इसको कहते हैं थीटा आर। तो ये जो थीटा आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस पे भी डिपेंड करता है। मतलब मान लीजिए यहाँ पर सूर्य है, यहाँ से रोशनी यहाँ आई, तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, ये। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि किस बैंड की लाइट हमको मिलेगी। साथ ही साथ जो प्रकाश का सोर्स है, उसकी जो प्रकाश है उसकी तीव्रता क्या है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, साथ ही साथ जो रेडिएंट एनर्जी है उसकी लेंथ पर भी ये डिपेंड करता है। आई होप गाइज ये थ्योरी आपको समझ में आई होगी। अगर कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। मूविंग ऑन, अब हम करते हैं एमसीक्यूज। गाइज पहला क्वेश्चन है, द रेडिएशन बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी कैन बी गिवन एज। ये आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, काफ़ी कॉमन ये क्वेश्चन है। कई बार जब एग्जामिनेशन में आता है तो एग्ज़ाम प्रेशर इतना होता है कि हम जिससे जो सिंपल क्वेश्चन है वो भी छूट जाते हैं। तो चलिए इसका देखते हैं। अब मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। अब आपको पता है सूर्य से जो भी रोशनी आती है वो किसके थ्रू आती है, एक पैकेट या बंडल के थ्रू आती है। ठीक, एक बंडल के फॉर्म में आती है जिसको हम कहते हैं फोटॉन्स। क्या कहते हैं, फोटॉन। फोटॉन के फॉर्म में आती है, और ये सारी क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में आती है। अब वेलोसिटी, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, ठीक है, इन तीनों के बीच का रिलेशन ये होता है कि देखिए ये है वेवलेंथ, ठीक है, ये है फ्रीक्वेंसी, एंड दिस इज सी इज वेलोसिटी। ठीक है, सी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसका वैल्यू क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो सी क्या हो गया आपका, वेलोसिटी ऑफ लाइट, लैम्डा हो गया आपका वेवलेंथ, और एफ इज फ्रीक्वेंसी। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ इसमें, हमारा ऑप्शन हुआ बी। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन।
जिसमें आपको क्या मिल रहा है, वेवलेंथ इज इक्वल्स टू लाइट अपॉन फ्रिक्वेंसी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट अपॉन या वेलोसिटी ऑफ लाइट अपॉन फ्रिक्वेंसी, वेयर सी इज इक्वल्स टू होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 लाख मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जो प्रकाश होती है उसकी गति होती है, तो ये आपको पता होगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिमोट सेंसिंग यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स इन इट्स प्रोसीजर। जैसे मैंने आपको बताया था कि कौन सी वेव यूज़ करते हैं हम, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यूज़ करते हैं। ये सोनार वेव्स नहीं है, सोनार आपको पता है किस लिए यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है बेसिकली जब आप सबमरीन्स की बात करते हैं, ठीक है। गामा रेज भी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रिमोट सेंसिंग के केस में यूज़ होता है। डिफरेंट वेव्स अलग अलग स्पेक्ट्रम में पाई जाती है और वैरायटी ऑफ वेव्स को यूज़ किया जाता है बेस्ड ऑन द कंडीशन, मतलब अलग अलग परिस्थितियों के अनुसार इसको यूज़ किया जाता है और बेटर आउटपुट के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग का कौन सा सिद्धांत नहीं है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम सही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद सैटेलाइट, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विद एटमॉस्फेयर। तो अब इस क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है, नॉट अ प्रिंसिपल, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कि रिमोट सेंसिंग में कौन कौन से सिद्धांत आते हैं, ठीक है। तो आपको डिजायर्ड आउटपुट अच्छा चाहिए होता है, ये तो पहला हो गया, है ना। कि रिमोट सेंसिंग में ऐसे सिद्धांत शामिल होते हैं जिसमें गुड रिजल्ट आपको डिजायर्ड आउटपुट के साथ चाहिए होता है। तो प्रिंसिपल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी है, सही बात है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी मतलब सन से जो रेडिएशन आ रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मतलब ये जो एनर्जी अलग अलग बैंड में बटेगी, जैसे कि आपको पता है कि इंफ्रारेड रेज होती है, अल्ट्रावायलेट रेज होती है, ऐसे अलग अलग स्पेक्ट्रम में बटी होती है। इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विथ एटमॉस्फेयर भी होता है। तो क्या चीज़ नहीं था इस ऑप्शन में, तो इसमें नहीं था इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विथ एटमॉस्फेयर, इंटरेक्शन ऑफ एनर्जी विथ सैटेलाइट, ये इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक। एनर्जी का इंटरेक्शन नहीं होता है सैटेलाइट के साथ, सैटेलाइट उस एनर्जी को बस रिसीव करने का काम करती है। विच अमंग द फॉलोइंग वेव्स हैव द लेस वेवलेंथ रेंज। अब देखिए इसमें क्या क्या दिया है, mm दिया है, ठीक है। mm का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻3। नैनोमीटर मतलब 10⁻⁻9। मीटर इज 10⁻2 एंड किलोमीटर इज 10⁻3। तो सबसे छोटा कौन सा हुआ इसमें, तो नैनोमीटर। तो नैनोमीटर इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। अ वाइड रेंज ऑफ वेव्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, मतलब अलग अलग तरह की वेव्स आपको मिलेंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जिसमें गामा रेज जो होती है वो नैनो लेवल की होती है। तो गामा रेज कौन से लेवल की होती है, गामा रेज जो होती हैं, ये याद रखिएगा, गामा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो गामा रेज जो होती हैं वो किसकी रेंज की होती है, तो नैनोमीटर की रेंज की होती है, इसीलिए सबसे कम कौन सा है, नैनोमीटर वाला। इन विजिबल रीजन द ब्लू लाइट इज हैविंग अ वेवलेंथ ऑफ, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ब्लू लाइट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो आपको ये जो फैक्चुअल क्वेश्चन इसको याद रखना है, इसको मैं अभी आपको सॉल्व करवाती हूँ। ब्लू लाइट की वेव लेंथ की रेंज क्या होती है, तो विजिबल रीजन में, ठीक है, विजिबल रीजन मतलब जिसको आप देख सकते हैं, इसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड ब्लू ग्रीन। आरबीजी आपने सुना होगा, आरबीजी। जब अगर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी आप करते हैं तो उस समय में जब आपको सीएसएस यूज़ करना पड़ता है, कास्केडिंग स्टाइल शीट, ठीक है। कास्केडिंग स्टाइल शीट आपने सुना होगा, अगर आप वेबसाइट एक्सेट्रा में काम कर रहे होंगे तो कई बार आपको सीएसएस डिज़ाइन करना होता है। तो उस सीएसएस में आप आरबीजी के टर्म्स में इसमें कलर की वैल्यूज देते हैं। जैसे मान लीजिए 000 समथिंग है ना, तो 3 की 3 बिट्स के अनुसार आपको उसको कोडिंग देनी होती है। जैसे 255 255 255 एक्सेट्रा, इस तरीके की रेंज की आपको कलरिंग देनी होती है। ये रेड ब्लू और ग्रीन का कॉम्बिनेशन बताता है। इन्हीं तीनों को कंबाइन करके अलग अलग कलर्स बनते हैं, ठीक है। तो रेड ब्लू और ग्रीन मेन कलर है, बाकी सारे इसके कॉम्बिनेशन होते हैं, ठीक। तो ब्लू लाइट में अगर देखा जाए कि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, तो 0.42 से 0.52 माइक्रोमीटर। इसको म्यू से आप
ऐसे लिख सकते हैं म्यू एम, ठीक है। तो 0.42 से 0.52 माइक्रोमीटर। तो आपको बोलेंगे ब्लू लाइट या विजिबल लाइट, विजिबल रेंज का क्या रेंज होता है, विजिबल लाइट का क्या रेंज होता है वेवलेंथ के अकॉर्डिंग, तो ये होता है 0.42 से 0.52। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड इज यूज्ड फॉर ईएम वेव्स। कौन से फील्ड को आप यूज़ करोगे भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। तो दो मेजर सोर्सेज होते हैं, एक इलेक्ट्रिक होता है एक मैग्नेटिक होता है। बोथ आर प्लेस्ड ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, दोनों के अकॉर्डिंगली ही ये प्लेस होता है वेव पैटर्न के अनुसार। इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स आर प्लेस्ड इन वर्टिकल मैनर्स, जैसे वर्टिकल मतलब आप इसको ऊर्ध्वाधर में रखेंगे ऐसे इस तरीके से, एंड मैग्नेटिक कंपोनेंट्स हॉरिजॉन्टल मैनर में रहते हैं। जब अगर मान लीजिए कभी आपने कंपास का कोई एक्सपेरिमेंट किया होगा, आपने देखा होगा कि यहाँ पर कंपास हम इस तरीके से रखते हैं और इस तरीके से इसके पैटर्न्स हमको मिलते जाते हैं, ठीक है। ये आपने एक्सपेरिमेंट किया होगा क्लास 9th में। तो इसी तरीके से आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो भी कंपोनेंट है उसको देख सकते हैं। तो ये हमेशा याद रखिएगा, जो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स है वो वर्टिकली प्लेस्ड होंगे या ऊर्ध्वाधर होंगे, और हॉरिजॉन्टल या क्षैतिज अक्ष में आपके क्या होंगे, ये मैग्नेटिक कंपोनेंट्स प्लेस्ड होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। तो हम जो क्वेश्चन देख रहे थे उसमें क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फील्ड इज यूज्ड बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन से फील्ड को यूज़ करती है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को यूज़ करती है। सोलार फील्ड यूज़ नहीं करते, आपको पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आपको बताया था रेडिएंट एनर्जी यूज़ होती है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अमंग द फॉलोइंग विच डिस्क्राइब द स्टेफेंस बोल्ट्जमैन फार्मूला। ये याद रखने की चीज़ है, तो बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि स्टेफन बोल्ट्जमैन फार्मूला कौन सा है। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। स्टेफेंस बोल्ट्जमैन लॉ इज बेस्ड ऑन द रेडिएशन प्रोड्यूस्ड एंड एमिटेड बाय बॉडी। किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, किसी भी सतह के द्वारा या किसी भी पदार्थ के द्वारा या मटेरियल के द्वारा जो भी रेडिएशन प्रोड्यूस की जाती, रेडिएशन पहले से प्रोड्यूस हुई एक सोर्स ऑफ लाइट होगा, जैसे सन होता है हमारे केस में, तो और किसी बॉडी के द्वारा उस रेडिएशन को एमिट करना या उसका परावर्तन करना, ठीक है। इसको हम मैथमेटिकली या गणितीय सूत्र में किस तरीके से बता सकते हैं, तो इसको लिखते हैं m इज इक्वल्स टू रो इंटू टी की पावर 4, ठीक है। टी एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है भाई, याद रखना है इसमें। टी क्या होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एम होता है स्पेक्ट्रल एक्जिस्टेंस ऑफ अ बॉडी, एम क्या होता है, स्पेक्ट्रल एक्जिस्टेंस ऑफ अ बॉडी। और ये जो रो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। रो क्या है, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो रो इंटू टी रेज़ टू द पावर 4 वेयर टी इज एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, हमारा ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, जिसमें आप देख सकते हैं एम इज इक्वल्स टू रो इंटू टी रेज़ टू द पावर 4। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लासिफिकेशन ऑफ स्कैटरिंग प्रिंसिपल। स्कैटरिंग प्रिंसिपल का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन। स्कैटरिंग इन्वॉल्व्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट रेज इन मोर देन 2 डायरेक्शन। 2 डायरेक्शन से ज़्यादा अगर किसी प्रकाश का परिवर्तन होता है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक लाइट आई, ठीक है, यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रखा है, उसने लाइट को इस तरीके से 2 डायरेक्शन से ज़्यादा फैला दिया, इसी को कहते हैं स्कैटरिंग, ठीक है। तो स्कैटरिंग हो गई। अब ये स्कैटरिंग दो डायरेक्शन से ज़्यादा हो रही है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, जो प्रकाश का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हम स्कैटरिंग कहेंगे। इसको फर्दर कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं, रिले बोल सकते हैं, माई बोल सकते हैं, और नॉन सेलेक्टिव स्कैटरिंग बोल सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन नहीं है इसमें, रिले देख लिया, नॉन सेलेक्टिव देख लिया, माई देख लिया, फेरेडे नहीं है। तो फेरेडे इज द रॉन्ग आंसर। मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको नॉट बताना था, मतलब आपको गलत बताना था, तो गलत कौन सा हुआ, तो फेरेडे स्कैटरिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ एयरबोर्न प्लेटफॉर्म। एयरबोर्न प्लेटफॉर्म का कौन सा एग्जाम्पल, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये सारे जो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड जितने भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उससे रिलेटेड है, तो उसका एयरबोर्न प्लेटफॉर्म का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है। तो चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। एट प्रेजेंट एयरबोर्न प्लेटफॉर्म्स यूज्ड आर डकोटा, AVRO, Beechcraft, etc. Sensor is mounted on them and is placed at an altitude can be able to access the specified object। मतलब देखिए, अब हमको पता है सन से रेज आ रही है, ठीक है, ये सन है, यहाँ से रेज आई, रेज आने के बाद सैटेलाइट के पास रिफ्लेक्ट हुई। अब ये जो सैटेलाइट है, मान लीजिए ये सैटेलाइट है, ठीक। अब सैटेलाइट
अब ये ट्रांसमिट करेगा भाई, ट्रांसमिट करेगा तो यहाँ पर एक स्टेशन होना चाहिए, एक स्टेशन होना चाहिए जो इसको रिसीव करेगा। तो रिसीविंग एंड में क्या लगे होंगे, सेंसर्स लगे होंगे। तो ये जो सेंसर्स है ना, इसी की बात हो रही है। तो डकोटा है, AVRO है, बीचक्राफ्ट सेंसर्स है हमारे पास अभी एट प्रेजेंट। बट ये किस लिए यूज़ होते हैं, किसी भी स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट से जो भी रेडिएशन आ रही है उसको रिसीव करने के लिए, साथ ही साथ एक एल्टीट्यूड पे इसको लगाना होता है, मतलब एक हाइट पे इसको लगाना होता है ताकि ये रेडिएशन प्रॉपर वे में आ सके और आपको इमेजिंग क्लियर मिल सके। तो इसमें क्या नहीं है भाई, तो इसमें ये नहीं है LISS थर्ड। डकोटा है, MOS है, SS2 भी है, तो इसमें क्या नहीं है, इसमें नहीं है आपका LISS1। अब बात करते हैं पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा। पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जनरली प्लेस्ड एट एन एल्टीट्यूड रेंज ऑफ, आई होप आपको ये क्वेश्चन पता होगा क्योंकि कई बार हम ये सब पढ़ते आ रहे हैं, MCQ से हमेशा देखते हैं। पोलार PSLV देखते हैं हम हमेशा। तो पोलार में जो पोलार ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स है तो उसके हिसाब से बताइए कि क्या होता है। तो देखिए, पोलार ऑर्बिटिंग सैटेलाइट्स मतलब पोल्स पे जो ऑर्बिट कर रहे होंगे तो उसको क्या कहते हैं, सन सिंक्रोनस, सन के साथ सिंक में रहेंगे ये, ठीक है। सन के साथ सिंक में रहते हैं, अर्थ के साथ नहीं रहते, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, पोलार ऑर्बिटर सैटेलाइट्स होते हैं जो लगभग 700 से 1500 किलोमीटर ग्राउंड लेवल से लगाए जाते हैं और ये एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब इनमें कैपेसिटी होती है कि सही सही इन्फॉर्मेशन ये दे सके किसी भी ऑब्जेक्ट की जो भी आपको नीड है उसको एक्सेस करने के लिए, ठीक है। तो गाइज आज का लेक्चर होता है यहीं कंप्लीट। आई होप आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आप ऐसी तैयारी कंटिन्यू रखिए। लेक्चर रोज आते रहेंगे। अभी फॉरेस्ट्री ही कंप्लीट करते हैं पहले, फिर केमिस्ट्री वापस रिज्यूम करेंगे, ठीक है। सो बाय बाय एंड टेक केयर।